हुकूमत के पास 6 माह का वक्त है। इस दौरान अगर हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन नहीं किया तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड समझे जाएंगे। हुकूमत को नया आर्मी चीफ तैनात करना होगा। साथ ही अदालत ने पूरी आर्मी रेगुलेशन का जायजा लेने, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और तौसी का फैसला करने का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया है। अदालत ने साफ अल्फाज में कहा है कि अवाम को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए फैसला करेंगे। यह बहुत अहम फैसला है जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री, मुद्दत मुलाजमत, रिटायरमेंट और मुलाजमत में तौसी के हवाले से कानूनी खामियों की निशानदही की गई है। 43 सफ़हात का तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है और चीफ जस्टिस ने इसमें इजाफी नोट भी लिखा है। इस फैसले का तफसील से जायजा लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले के आगाज में हुकूमत की जानिब से की गई गलतियों और कानून में मौजूद खामियों का जिक्र किया है। अदालती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक और मुद्दत के लिए बतौर आर्मी चीफ तैनाती 19 अगस्त 2019 को एक ऑर्डर के जरिए कर दी। हालांकि आइन के तहत वज़ीर आज़म को यह इख्तियार ही हासिल नहीं था। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो ऑर्डर जारी किया उसमें 3 साल की मुद्दत का जिक्र था जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 19 अगस्त को जारी होने वाले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नोटिफिकेशन को कोई कानूनी सपोर्ट हासिल नहीं, क्योंकि आइन और कानून में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और उसमें तौसी का कोई जिक्र नहीं है। वजारत दिफा की तरफ से 19 अगस्त को जो समरी जारी की गई उसमें लिखा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, मगर यह नहीं लिखा था कि कौन से कानून के तहत मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके वो रिटायर हो रहे हैं। इस समरी में सिफारिश की गई कि आर्मी रेगुलेशन 255 के तहत आर्मी चीफ की एक और मुद्दत के लिए 3 साल की तौसी दी जाए। हालांकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स 1954 या आर्मी रेगुलेशन रूल्स में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जिक्र ही नहीं है और एक और मुद्दत की तौसी का कोई हवाला भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि सदर ने 19 अगस्त को आइन के आर्टिकल 243(4)B के तहत जनरल बाजवा को 3 साल की तौसी दे दी। हालांकि आइन और कानून के तहत सदर के पास तौसी देने का कोई इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत ने अगले ही दिन यानी 20 अगस्त 2019 को अपनी पोजीशन तब्दील की और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नोटिफिकेशन को वापस लिए बगैर ही काबीना के सामने ये मामला रख दिया। काबीना के 25 में से सिर्फ 11 अरकान ने मज़कूरा समरी पर सर्कुलेशन के जरिए दस्तखत किए और जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से हुकूमत ने इस मंजूरी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसलिए इस सारे अमल से कुछ हासिल नहीं हुआ। सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 19 के मुताबिक नहीं, जिसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरी वुज़रा की मंजूरी के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, मगर ऐसा नहीं किया गया। फिर 26 नवंबर को वजारत दिफा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसी दे दी गई है। ये सब कुछ आर्मी रेगुलेशन 255 में की गई ताज़ा तरीन तरमीम के तहत किया गया। इसमें लफ्ज़ तौसी शामिल कर लिया गया है, मगर ये तरमीम भी इस सूरत में ही फ़ायदेमंद हो सकती है जब जनरल की रिटायरमेंट की उम्र और मुद्दत मुलाजमत कानून के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आखिरकार 28 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म के सामने एक नई समरी लाई गई जिसकी सदर ने भी मंजूरी दे दी और फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से 26 नवंबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन को वापस लिया जाता है, जिसका मतलब है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है और 28 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती इस मफरूज़े की बुनियाद पर थी कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। ये थी वो खामियां जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से हुकूमत ने की, सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं और आइन में मौजूद खला की निशानदही भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले को सुनने की वजह भी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे लिखा कि कुछ समरीज तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई जिससे ये तासुर उभरा कि ये समरियाँ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म या हिदायत पर तैयार की गई हैं। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अदालत ने तो सिर्फ हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदामात की निशानदही की। अदालत ने बताया कि फ़ौज के हवाले से एक कानून है, आर्मी एक्ट 1952, जो आइन का हिस्सा है, मगर इसके अलावा फ़ौजी मामलात के हवाले से आर्मी रेगुलेशन है जो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं और इसे कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। इसलिए आर्मी रेगुलेशन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आर्मी एक्ट में एक ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 176A शामिल कर दिया गया, जिसके तहत आर्मी रेगुलेशन इस एक्ट का हिस्सा बन गई। और फिर जब ये ऑर्डिनेंस उस वक्त की असेंबली में पेश किया गया तो इस हवाले से उस वक्त तकारीर भी की गई जिसका अदालत ने अपने फैसले में हवाला दिया है और लिखा है कि मंजूरी के बाद रेगुलेशन पर
तफसील से बात नहीं की गई। 1965 में सेक्शन 176A को शामिल करके शॉर्टकट फराहम किया गया और हुकूमत को ये इजाज़त दी गई कि वो रेगुलेशन के जरिए फौज के हवाले से मामलात को रेगुलेट कर सके। आइन के तहत पार्लियामेंट की ताकत वफाकी हुकूमत को नहीं दी जा सकती। पार्लियामेंट के अख्तियारात को किसी और को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और आइन ज़रूरी कानूनी अमल को कानून साज से एग्जीक्यूटिव को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं देता। आर्मी रेगुलेशन का दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है, यह अदालत ने लिखा, और वफाकी हुकूमत को इस कानून में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए बाकायदा कानून साजी करना चाहिए ताकि आर्मी रेगुलेशन को बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और कानून के मुताबिक इस पर अमल किया जाए। आगे चलकर अदालत ने एक और अहम नुक्ते की वजाहत की। अदालत ने लिखा कि आर्मी रेगुलेशन पर एक मोहर लगी हुई होती है जिसका मतन है कि इन दस्तावेज़ात में जो मालूमात दी गई हैं वो बराह रास्त या बिलावास्ता मीडिया या फिर किसी गैर मुतालिका शख्स तक नहीं पहुँचाई जा सकती। इसके बाद अदालत ने लिखा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कोई भी कानून अवामी दस्तावेज होता है और लाजिम है कि उस तक हर शहरी की रसाई हो। इस हवाले से हसास फौजी रिकॉर्ड को इस्तिस्ना हासिल है मगर फौजी कानून को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि जो मालूमात हों उन्हें सामने आना चाहिए और जब बहस होगी तो हल निकलेगा। क्या आर्मी रेगुलेशन तक अवाम की रसाई मुमकिन थी और क्या इन मामलात पर पहले बहस हुई थी? ये मामला 1947 के बाद पहली बार सामने आया है, हालांकि उसे बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। इसलिए हर कानून साजी को अवाम तक रसाई होनी चाहिए। अदालत ने मजीद लिखा कि आर्मी के हवाले से तमाम कवानीन का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है और हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें की गई उसका कोई फायदा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया है कि हुकूमत इस हवाले से 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में कानून साजी करेगी। इसके अलावा आर्मी रेगुलेशन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तरामीम की ज़रूरत है क्योंकि ये रेगुलेशन बगैर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के है और ये आर्मी एक्ट 1952 के स्कोप से बाहर है। आगे चलकर अदालत ने मजीद लिखा कि जब कानूनी खला के हवाले से अटॉर्नी जनरल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गैर तहरीर शुदा प्रैक्टिस है जिस पर तवील अरसे से अमल हो रहा है और उसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल का समझा जाता है। उन्होंने ये तस्लीम किया कि कानून के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन नहीं है। हमारे सामने माजी में तैनात किए गए आर्मी चीफ और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के नोटिफिकेशन रखे गए एक इदारा जाती प्रैक्टिस पर मुसलसल अमल किया जा रहा है। ये बात नाकाबिल फ़हम है कि एक अहम आईनी ओहदे को रेगुलेट ही नहीं किया गया और प्रैक्टिस को जारी रखा गया। इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले को आइन और कानून के तहत रेगुलेट किया जाए ताकि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ये तय कर सकें कि जनरल की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी और आर्मी चीफ कितने अरसे के लिए तैनात किया जाएगा। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस इदारा जाती प्रैक्टिस को मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दिलाया, अदालत लिखती है कि अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दिलाया कि इस कानूनी खला को 6 महीने में कानून साजी करके पुर कर दिया जाएगा। इस यकीन दहानी की वजह से हम अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम इस सवाल का फैसला पार्लियामेंट के जरिए कर सकें। आगे चलकर अदालत ने तमाम कवानीन का जायजा लेने के बाद लिखा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 आइन के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि फ़ौज को चलाने के लिए जो चीज़ें और अनासिर ज़रूरी हैं वो आर्मी एक्ट में मौजूद ही नहीं हैं। ख़ास तौर पर किसी भी जनरल की मुद्दत मुलाजमत और इसमें तौसी के उसूल शामिल नहीं हैं। अदालत ने अपने फाइंडिंग के दूसरे नुक्ते में लिखा कि किसी भी जनरल रैंक के अफसर की मुलाजमत के उसूल आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और दीगर उसूलों को रेगुलेट करते हैं जिसमें आर्मी चीफ की तनख्वाह और अलाउंसेस शामिल हैं। अदालत ने अपनी तीसरी फाइंडिंग देते हुए अपने फैसले में लिखा कि किसी जनरल रैंक के अफसर की मुद्दत मुलाजमत और उसकी रिटायरमेंट की उम्र कानून में शामिल नहीं की गई है, जबकि इदारा जाती प्रैक्टिस के मुताबिक एक जनरल 3 साल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर होता है। अलबत्ता कोई इदारा जाती प्रैक्टिस दुरुस्त कानून के मुतबादिल नहीं हो सकती जो आर्टिकल 243 के तहत ज़रूरी है, जबकि कानून की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस को नाफिज किया जा सकता है ताकि आर्मी चीफ को आईनी ओहदे को फ़ाल बनाया जा सके। मगर पहले इस मामले को कानून के तहत रेगुलेट किया जाना चाहिए जो कानून साज की तरफ से बनाए गए हों जिसका मैंडेट आइन ने दिया है। अदालत ने अपनी फाइंडिंग के चौथे नुक्ते पर लिखा कि कानून के अंदर ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है जो किसी जनरल की मुद्दत मुलाजमत में एक और मुद्दत की तौसी का जिक्र करती है और ऐसी तौसी देने से मुताल्लिक ना कोई मुस्तकिल और मुसलसल इदारा जाती प्रैक्टिस मौजूद है जिसे कानून की अदम मौजूदगी में नाफिज किया जा सकता हो। अदालत ने अपने फैसले की फाइंडिंग के 5वें नुक्ते में लिखा
کہ اس قانون کی عدم موجودگی میں جو کسی جنرل کی مدت اور دوسری مدت کے لیے توسیع کو طے کرتا ہے، اس تناظر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوبارہ تعیناتی، توسیع اور نئی تعیناتی سے متعلق وزارت دفاع کی سمریز جو صدر، وزیر اعظم اور کابینہ نے منظور کی، وہ بے معنی لگتی ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے 6 نقطے میں لکھا کہ آرمی ریگولیشن 255 اپنی اصل اور ترمیمی شکل میں کسی جنرل کو ایک اور مدت کی توسیع دینے کا اختیار وفاقی حکومت کو نہیں دیتا۔ یہ ریگولیشن صرف ایک عارضی بندوبست کے تحت ایک مختصر مدت کے لیے ہے۔ عدالت نے اپنی فائنڈنگ کے 7ویں نقطے میں لکھا کہ ریٹائرمنٹ کے موضوع پر ریگولیشن 255 اور آرمی ریگولیشن رولز کی دیگر ریگولیشنز پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق نہیں ہیں۔ جیسا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 176 ریٹائرمنٹ کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ رولز کے تحت ریگولیٹ ہوگا، نہ کہ ریگولیشنز کے تحت۔ ریگولیشن صرف ان معاملات کے لیے بنیں گی جو رولز کے تحت ڈیل نہ ہو رہی ہیں۔ عدالت نے اپنے 9ویں فائنڈنگ میں لکھا کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں موجودہ خامیوں کو حل کرنے کے لیے جو یقین دہانی وفاقی حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے عدالت کو کرائی ہے، اس کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلے موقع پر ضروری قانون سازی کے لیے یہ معاملہ عوام کے منتخب نمائندوں پر چھوڑا جائے۔ عدالت نے اپنی 10ویں اور آخری فائنڈنگ سے متعلق فیصلے میں لکھا کہ فوج کی انتظامیہ اور اس کی آرگنائزیشن سے متعلق آرمی چیف کی ذمہ داریوں کو اہمیت دیکھتے ہوئے اور ادارے کی جو کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ آرمی چیف 6 ماہ کی مدت کے لیے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 6 ماہ کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودہ تعیناتی کا انحصار ہونے والی قانون سازی پر ہوگا اور وہی ان کی مدت اور ملازمت کے دیگر اصولوں کا تعین کرے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ اگر وفاقی حکومت پارلیمنٹ میں مناسب قانون سازی کے تحت 6 ماہ کے اندر جنرل یا آرمی چیف کی مدت ملازمت اور دیگر اصولوں کو ریگولیٹ نہیں کرتی تو پھر آرمی چیف کے آئینی عہدے کی مدت کو بنا ریگولیشن کے نہیں چھوڑا جا سکتا اور ہمیشہ کے لیے ایسے قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسا کرنا ناقابل فہم اور آئینی مذاق کے مترادف ہوگا۔ اس لیے ایسی کسی بھی ناکامی پر 3 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد کسی جنرل کی ریٹائرمنٹ کی ادارہ جاتی پریکٹس نافذ ہو جائے گی اور وہی پریکٹس جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت کو بھی ریگولیٹ کرے گی۔ یعنی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر 6 ماہ کے اندر ضروری قانون سازی نہیں کی گئی تو آرمی چیف کی مدت کا تعین انسٹیٹیوشنل پریکٹس کی بنیاد پر ہوگا اور وہ پریکٹس کے تحت وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور نیا آرمی چیف تعینات کرنا ہوگا۔ یہ تھا آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے اضافی نوٹ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں اپنے معزز بھائی جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں اور اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخصوص تاریخی پس منظر میں آرمی چیف ایک پاورفل پوزیشن رکھتے ہیں جو کئی مقام پر ایک سے زیادہ پوزیشن رکھتے ہیں۔ بے لگام طاقت یا اپوزیشن جیسے کہ بغیر اسٹرکچر کے ثوابدید کا ہونا خطرناک ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ گزشتہ 12 سال کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے میں امید کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آرمی چیف کے عہدے کے اصولوں کے لیے پارلیمنٹ کی طرف سے قانون بنانا ماضی کی بہت سی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور عوامی نمائندے کے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کی جمہوری بلوغت اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں عدالت برطانیہ کے چیف جسٹس کے لفظوں میں یہ اعلان کر سکتی ہے، جسٹس ایڈورڈ کے لفظوں میں یہ اعلان کر سکتی ہے کہ تم جتنے بھی بلند کیوں نہ ہو جاؤ، قانون تم سے اوپر ہی ہے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ اس کے آخر میں چیف جسٹس کھوسا کا نوٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟